बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ रिजवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट डिसऑर्डर को पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम क्लस्टर ए को डिस्कस कर रहे थे। क्लस्टर ए में हमने कल क्लस्टर ए का जो फर्स्ट डिसऑर्डर था उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम क्लस्टर ए का सेकंड डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन को रिवाइज करते जाएं। ऐसे डिसऑर्डर जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, इनका स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया होता है डायग्नोसिस का, वो 18 ईयर्स से अबव या 18 ईयर के जो अडोलेसेंट होते हैं उनमें हम लोग ये, या अडल्ट कह सकते हैं आप, उनमें हम लोग पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो बेसिकली ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बिहेवियर और इनर एक्सपीरियंस के अंदर डिफरेंट सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसकी बेस पे पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो बन रही होती है। ये चीज़ें, ये जो इसके आपके पास बिहेवियर है और इनर एक्सपीरियंस है, ये इन 3 एरिया में से किसी 2 को अफेक्ट करेगा तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई इस इंसान को या इस पर्सन या इस क्लाइंट को कोई ना कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। सबसे पहले उसका वे ऑफ थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ एंड अदर, ठीक है? किसी भी दूसरे के बारे में जो उसका वे ऑफ थिंकिंग है, हम अक्सर बोलते हैं कि हर किसी का वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है। हम एक इंसान को, अगर हम 4 लोगों का ग्रुप है तो एक इंसान को हम डिफरेंट तरीके से जज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आ जाती है आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। इसके बाद आपके पास आ जाता है वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग इमोशनली। वही चीज़ कि एक ही ग्रुप में खड़े होकर अगर एक ही बात हुई है तो उस चीज़ पे आप इमोशनली डिफरेंट वे में रिएक्ट करेंगे। हो सकता है आप डिफरेंट वे में रिएक्ट करें, आपकी जो दोस्त है वो डिफरेंट वे में रिएक्ट करे और अदर जो दूसरे पे लोग खड़े हैं वो डिफरेंट वे में रिएक्ट करें। वहाँ पे जो सेंसिटिव पर्सन है वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है? जो अग्रेसिव है वो थोड़ा अलग वे में रिएक्ट करेगा। इसी तरह डिफरेंट वे होते हैं रिस्पॉन्ड करने के इमोशनल इमोशन, जो आपके सामने शो किया गया है, जो भी क्वेश्चन किया गया है या जो भी क्वेरी है आपके सामने, उस चीज़ को आप डिफरेंटली रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। इसी तरह आपके पास थर्ड आ जाता है वे ऑफ रिलेटिंग टू अदर पीपल। दूसरों के साथ रिलेट करना, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना, दूसरों के साथ रहना और सोशली आपका क्या बिहेवियर है, ये भी आपके पास जो आपका एरिया है कि आप सोशली किस तरह से रह रहे हैं, अपने दोस्तों के ऊपर फुली बिलीव है आपको या मिसट्रस्ट कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से घुल-मिल कर रहते हैं या फिर अलग रहना पसंद करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वे टू लिव या रिलेट टू अदर पीपल, ठीक है? तो ये 3 जो एरियाज़ हैं, इन तीनों में आपको कहीं न कहीं अफ़ेक्ट होते हुए ये 3 एरियाज़ नज़र आएँगे। इन तीनों में से कोई से 2 एरिया जब अफ़ेक्ट होते हैं, तो क्या होता है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो आपके पास देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये था हमारे पास पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक ओवरव्यू, जिसमें हमने देखा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शिज़ॉइड डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हम लोग यहाँ पे क्लस्टर ए में से सेकंड डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? ये हमारे पास सेकंड डिसऑर्डर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये डिसऑर्डर क्या है, किस तरह से है, ठीक है? और इसके मेन काजेज़ क्या है, इसकी प्रेवलेंस के बारे में देखेंगे, इसके सिम्पटम्स अकॉर्डिंग टू DSM-5, एंड एट द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है? इससे पहले क्लस्टर ए की बात करें तो क्लस्टर ए में जो आपको डिसऑर्डर मिलते हैं वो ऑड होते हैं और इसेंट्रिक होते हैं। ऐसे डिसऑर्डर जो कि बहुत, ऐसे लोग जो बहुत ही अजीबो-गरीब वे में आपको करते हुए बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लोग जो आपको एक डिफरेंट वे में आप देखेंगे तो इन लोगों के लिए ये बहुत ही अजीब किस्म का, वियर्ड किस्म का पर्सन था, दूसरों पे शक करता है, दूसरों पे मतलब इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं क्लस्टर ए के डिसऑर्डर्स में, ठीक है? तो इसका जो पहला डिसऑर्डर था, हम लोग पैरानॉइड डिसऑर्डर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड डिसऑर्डर को, दैट इज स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सबसे हम इसकी definition को, तो schizoid personality disorder is condition where a person allow very little if any interest and ability to form relationship with other peoples। यहाँ पे मैंने पहले बात की थी कि रिलेटेड टू अदर पीपल या अदर सोशली आप किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, अगर वो एरिया भी आपका डिस्टर्ब होता है तो भी आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ
कि पर्सन का जो रिलेशनशिप है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं या फिर सोशल गैदरिंग में उसका जो बिहेवियर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। एक पर्सन जो है वो बहुत लिटिल या फिर उसको इंटरेस्ट होता थोड़ा सा होता है कि वो दूसरों के साथ घुले मिले या जाकर बात कर ले। घुलना मिला तो बहुत दूर की बात है इस पर्सन के लिए, जाकर बात कर ले या उनके सामने साथ बैठ जाए ग्रुप में या फिर इस तरह का कोई सीन हो जाए। लेकिन ऐसे लोगों में, इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोगों में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि वो सोशली रिलेशनशिप्स जो है वो बिल्ड करें, ठीक है। इवन उनकी जो फैमिलीज होती हैं उनके साथ भी उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, उनके साथ भी वो बैठना उठना बैठा पसंद नहीं करते, वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। तो जब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका देखेंगे तो उसमें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी हार्ड फॉर अ पर्सन टू एक्सप्रेस अ फुल रेंज ऑफ इमोशंस, अपने फुल रेंज ऑफ इमोशंस शो नहीं करता। यहाँ पे हमने पैरानॉइड में भी देखा था कि वो भी अपने इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को और अपनी बातों को छुपा के रखता है क्योंकि वो ये समझता है कि दूसरे लोग इसको गलत वे में यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे पर्सन जो है वो रहना ही अकेला पसंद करता है और सोसाइटी में उसको जो है वो जाना पसंद नहीं होता, उनके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता, वो इजी फील नहीं करता वहां पे। तो इसलिए वो क्या है कि वो इन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो आपके पास जेनेटिक्स भी आ सकते हैं, आपके पास इन्वायरमेंटल यानी कि चाइल्डहुड फैक्टर्स भी आ सकते हैं और आपके पास जो है चाइल्डहुड ट्रॉमास भी आ सकते हैं। प्रेवलेंस की बात करें तो आपके पास 4.9 टू सर्वे रिपब्लिकेशन सजेस्ट करता है कि 4.9% इसका प्रेवलेंस है और 2001 एंड 2 में जो डाटा दिया गया था नेशनल एपिडेमोलॉजिकल सर्वे के थ्रू, उसमें आपके पास जो आ जाता है 3.1% इसकी प्रेवलेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ। तो आपका सबसे पहला जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसका ये है a pervasive pattern of detachment from social relationship and restrictive range of expression of emotions in interpersonal setting beginning by early adulthood and present in variety of contexts as indicated by four of the following। यहाँ पे वही चीज आपको बताइए है कि सोशल रिलेशनशिप्स जो है उनसे डिटैचमेंट होती है एक वसी पैमाने के ऊपर, रिस्ट्रिक्टिव रेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होते हैं इनके अंदर, अपने इमोशंस को शो नहीं कर पा रहे होते इंटरपर्सनल सेटिंग्स के अंदर। इसके अलावा ये बिगनिंग कब होता है, अडल्टहुड से, एंड प्रेजेंट होता है वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट से। ये नीचे आपको दिए हुए हैं वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इनमें से 4 का होना जरूरी होता है तब जाकर आपका क्राइटेरिया नंबर ए जो है वो फुलफिल हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर पे आने वाले कॉन्टेक्स्ट की। तो आपके पास जो पहला कॉन्टेक्स्ट है वो है नीदर डिजायर नॉर एंजॉय क्लोज रिलेशनशिप इंक्लूडिंग बीइंग पार्ट ऑफ अ फैमिली। ये चीज मैंने पहले भी बताई है कि वो फैमिली के साथ भी रहना पसंद नहीं करते और उनकी गैदरिंग को भी इंजॉय नहीं करते। अब यहाँ पे हम लोग एज अ नॉर्मल पर्सन अगर बात करते हैं तो हमारी ये आदत होती है कि कभी-कभी कुछ लोगों की ये आदत होती है, हैबिट होती है कि उनको अपने रिलेटिव्स के अंदर बैठना उठना बैठना पसंद नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो अपनी फैमिली की गैदरिंग को एंजॉय करते हैं, अपनी जो क्लोज फैमिली रिलेशनशिप है, ठीक है, ब्लड रिलेशन, उनके साथ बैठना उठना पसंद करते हैं, उनकी गैदरिंग को पसंद करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये क्लोज रिलेशनशिप बनाते ही नहीं है, ठीक है। और अगर बनाते, अब फैमिली का जो ब्लड रिलेशनशिप है वो तो बना हुआ, तो वहां पे भी ये लोग जो है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। और इसके अलावा दोस्त तो ये बिल्कुल नहीं बनाते, ठीक है। और इवन इनमें इतना सीवियर लेवल पर स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखने को मिला है कि कुछ लोग शादी करना भी पसंद नहीं करते। यहाँ पे इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जो इंसान होता है, ये क्लाइंट होता है, वो लोग क्या करते हैं क्योंकि वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे होते, दैट्स वाई वो मैरिज की तरफ भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे अगला आ जाता है आपके पास ऑलमोस्ट ऑलवेज चूज सॉलिटरी एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटीज चूज करते हैं जिसमें वो अकेले पार्टिसिपेट कर सके, अकेले रहकर काम कर सकें। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुकिंग कर लें, घर पे रहकर पेंटिंग कर लें, बुक रीडिंग कर लें, ठीक है। ट्रैवलिंग नहीं करते क्योंकि अगर उनको किसी के साथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, फैमिली के साथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है, गैदरिंग है कोई तो ऑफिस, यहाँ पे कितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी अगर आप सोशली इतना आइसोलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपके दूसरे इर्द गिर्द वाले लोग तो बोर होंगे लेकिन आपकी फंक्शनिंग लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब होगी। आप ऑफिस में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं या स्कूल गोइंग हैं तो स्कूल गोइंग तो एटलीस्ट नहीं हो सकते, यूनिवर्सिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि 18 एजर से आगे, 18 ईयर से अबव आपने लेना है। तो यहाँ पे आप वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे पर्सन को। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज इनके देखने को मिल रहे होते हैं। एज
Number third is has little if any interest in having sexual experience with other person. आपको यही बात आ गई कि वो मैरिज रिलेशनशिप भी नहीं बनाना चाह रहे होते, क्योंकि उन्हें क्लोज रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है, ठीक है, वो उस चीज में कंफर्टेबल ही नहीं है क्लोज रिलेशनशिप बनाने में, क्योंकि अगर वो क्लोज रिलेशनशिप बनाएंगे तो उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना पड़ेंगे, जो कि वो नहीं चाहते हैं। द नंबर टेक्स प्लेयर इन फ्यू इफ एनी एक्टिविटी। बहुत कम ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें ये प्लेयर फील करते हैं, बहुत ही कम रेयर एक्टिविटीज होती हैं जिनमें ये लोग जो है वो फील करते हैं, प्लेयर फील करते हैं, अदरवाइज ये लोग ज्यादातर आइसोलेटेड रहना ही पसंद करते हैं। आगे क्या चीज, लैक क्लोज फ्रेंड और कॉन्फिडेंट अदर देन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। अब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स वही चीज है कि ब्लड रिलेशनशिप तो है ही है, क्योंकि फादर मदर तो एटलीस्ट अगर किसी की सिबलिंग नहीं भी है इस तरह के क्लाइंट के, तो फादर मदर तो उसके होंगे, ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अलावा उसके कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं होता और उनके साथ भी वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता। उसके बाद आपके पास आ जाती है जी शोज इमोशनल कोल्डनेस डिटैचमेंट और फ्लैटेड इनफैक्ट इफेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या है, इमोशनल कोल्डनेस आ जाती है कि इमोशनली वो इतना कोल्ड होगा बंदा कि इतना मतलब अजीब तरीके से बिहेव करेगा। अगर बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात भी हो गई है ना, बहुत ही बड़ी बात हो गई है, ठीक है, हमारे लिए हम कहते हैं कि चलो जी इस तरह से हो गया, इमोशनली डैमेज कर दिया किसी चीज ने हमें, लेकिन ये लोग इस तरह से रिएक्ट नहीं करते। अगर बहुत खुशी की बात है तो खुश नहीं होंगे, गम की बात है तो गमी फील नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें पाई जाती हैं। इसके बाद आपके पास आ जाती है डिटैचमेंट, उस पे हमने बात कर ली है। फ्लैट एंड अफेक्टिविटी, फ्लैट एंड अफेक्टिविटी भी यही है कि आपके पास क्या है कि आप इमोशंस अपने अफेक्शंस को शो नहीं कर पा रहा होता। इन लोगों को कोई परवाह नहीं होती कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये ज्यादातर लोन रहना पसंद करते हैं, कोई इनका क्लोज फ्रेंड नहीं होता। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि रिलेशनशिप्स के जो पेन होते हैं ना, इनको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप नहीं बना रहे होते। अब देखिए यहाँ पे इसको कोई ना कोई ट्रॉमा होगा, हो सकता है उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है उसका कोई आपके पास देखने को मिले कि आपको उस पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद आपके पास इस पर्सन का अडल्टहुड भी हो सकता है। तो भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका कोई ना कोई ट्रॉमा है, क्योंकि ये क्लोज रिलेशनशिप क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि वो कहता है कि नो पेन इन रिलेशनशिप, मुझे पेन नहीं चाहिए रिलेशनशिप्स के अंदर, ठीक है। और वहां पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने इस चीज़ को उस तरफ ही लेकर जाना है, फ्रेंडशिप की तरफ या इस तरह। क्लोज रिलेशनशिप में भी इसको आ सकता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में भी आ सकता है कि मदर फादर की अगर फाइट हुई है, सेपरेशन हुई है, उसकी वजह से भी इसके ऊपर ये इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से वो जो है वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं बनाना चाह रहा, पेन को अवॉइड करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें ये आपके पास आती है, इनका अपनी एक दुनिया होती है, ये अपनी दुनिया में मगन होते हैं, अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, अदरवाइज दूसरों को अवॉइड करते हैं, दूसरों को ये नहीं करना पसंद करते कि आप लोग आए हमारे पास और बैठे और बातें शातें करें, ठीक है, ज्यादातर घर में रहना पसंद करते हैं। उसके बाद कोल्ड रिएक्शंस आ जाते हैं, सोशल फैक्टर्स आपके पास बहुत ज्यादा इनके देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा इमोशनल इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं इनके। Criteria number B is does not exclusively during the course of schizophrenia। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि इसका और शिजोफ्रेनिया का बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मिलेगा, क्या कह सकते हैं कि कंपेटेबिलिटी बहुत मिलेगी इन दोनों के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपने किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करने का जो वे है आपके पास, एक तो आप इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देखेंगे। दूसरा जो मेन डिफरेंस है इनके अंदर वो ये है कि जो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसमें जो वे ऑफ टॉकिंग होती है वो नॉनसेंस होती है। नॉनसेंस मतलब कि वो उसकी स्पीच का कोई सर पाँव नहीं होता ना, जो बात कर रहा है, ठीक है, उसमें उसकी वो एक सीक्वेंस नहीं होता उसकी बात का। ऑन द अदर हैंड आपके पास स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है, इसका पर्सन बहुत रेयर पैरानोया या फिर हेलुसिनेशन को जो है वो फेस करता है, और इसकी जो स्पीच होती है उसमें एक सीक्वेंस होता है, उसमें एक सेंस होता है, आपको इसकी बातों में बहुत कम बातें करता है लेकिन इसकी बातें जब बात करेगा तो उसमें एक सेंस होगी, एक सीक्वेंस होगा, आपको समझ आएगी। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है उसकी बातों में कोई सेंस नहीं होता। अब बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर भी आपने देख लेना है, डिप्रेसिव भी देख लेना है, साइकोटिक भी देख लेना है, ये सब आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स।
इन सब को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर इन सब की वीडियोस को देख सकते हैं और फिर इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करना चाह रहा होता, तो यहाँ पे साइकोथेरेपी थोड़ी सी मुश्किल होती है। अप्लाई इस पे सीबीटी की जाती है, ठीक है। सीबीटी करके आप इसको जो है वो टॉक थेरेपी के ज़रिए, आप ग्रुप थेरेपी के ज़रिए, या फिर आप जो है वो सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं ऐसे पर्सन को, इसको ट्रेन कर सकते हैं कि आपने सोसाइटी में किस तरह से सर्वाइव करना है, सोशली आपने दूसरे लोगों के साथ किस तरह से रिलेशनशिप को बिल्ड करना है। मेडिकेशंस दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास सपोर्टिव इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ऐसे पर्सन को रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपने उनको बताना है किस तरह से वो क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड करें। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस लेकर आए और अपनी मदद खुद से किस तरह से कर सकते हैं वो, कि वो सोशली जो है वो एक्टिव हो जाएं और इन चीज़ों में जो है वो इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन थॉट्स को, इन थिंकिंग को, और इमोशनली जो है स्ट्रांग हो जाए। ये आज के हमने सुसाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को इन डिटेल डिस्कस किया, इसके सिम्टम्स को, इसकी ट्रीटमेंट को, और ये होता क्या है इस चीज़ को भी डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में एक नए डिसऑर्डर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।